Hello students, welcome to chapter number 2, Structure of Atom. In this chapter, we have skipped 2 to 3 pages according to quantum mechanical model. So let us see quantum mechanical model of atom which is proposed by two different scientists जिसका नाम है हाइजेनबर्ग एंड इरविन श्रोडिंगर। लेकिन उससे पहले हमारा टॉपिक है question is that what is the reason behind failure of Bohr's model? भैया बॉर्स मॉडल इतना तो अच्छा था, वो फेल क्यों हो गया? वाई इट इज फेल? ओके, तो उसका रीजन ये है कि नील्स बोर तक जितने भी साइंटिस्ट ने एटॉमिक मॉडल्स दिए थे, शुरुआत करें जॉन डाल्टन से, तो आप जानते हो जॉन डाल्टन ने कहा कि एटम इज द अल्टीमेट पार्टिकल। फिर आया जे थॉमसन, उन्होंने कहा कि मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड इलेक्ट्रॉन्स आर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। फिर आया रुथरफोर्ड, उसने बताया, क्या बताया कि भाई मास इज सेंटर्ड इन वेरी स्मॉल रीजन ऑफ एटम, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। तो पहली बार न्यूक्लियर मॉडल दिया साइंटिस्ट रुथरफोर्ड ने। पहले था डीजे मीन्स जॉन डाल्टन, फिर आया जे जे थॉमसन, फिर रुथरफोर्ड ने न्यूक्लियर मॉडल दिया और नील्स बोर ने इस मॉडल को डिलाइट किया और अच्छी तरह से शो किया न्यूक्लियस क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, ऑर्बिट क्या है, डिस्टेंस क्या है, वेलोसिटी क्या है, एवरीथिंग इज फिक्स्ड। तो इतने सारे मॉडल्स आपने देखे, लेकिन ये सभी मॉडल्स जो थे वो इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मान के चलते थे। मतलब दे हैव एक्सेप्टेड दैट इलेक्ट्रॉन इज माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। लेकिन जैसे ही डी ब्रोगली ने ड्यूअल बिहेवियर शो किया, डी ब्रोगली ने ड्यूअल बिहेवियर एक्सप्लेन किया, तब से नजरिया ही चेंज हो गया। इलेक्ट्रॉन को हम पार्टिकल को मानते ही थे, लेकिन इसके साथ साथ वेव नेचर भी कंसीडर करना पड़ेगा। और इसीलिए इतने सारे प्रिंसिपल्स थे वो सभी रॉन्ग हो गए। जैसे कोई नई बिल्डिंग बनाई हो 25 फ्लोर की, और म्यूनिसिपालिटी वाले आके बताएं कि फर्स्ट टू बिल्डिंग बिल्डिंग के पहले दोनों फ्लोर गलत कंस्ट्रक्शन में है, उसको उड़ाना पड़ेगा। तो क्या होगा? पहले दोनों फ्लोर उड़ा दोगे तो पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी। यहाँ पे ऐसी हालत हुई कि इलेक्ट्रॉन को सिर्फ पार्टिकल सोच के जितने भी साइंटिस्ट ने एटॉमिक प्रिंसिपल दिए थे, वेव नेचर कंसीडर नहीं किया था। दिस ऑल प्रिंसिपल्स वर ब्रूटली रिजेक्टेड। ये सभी प्रिंसिपल रिजेक्ट किए गए। ओके, इसलिए लिखा है वन कैन नाउ अंडरस्टैंड द रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ बोर मॉडल। इन बोर्स मॉडल an electron is regarded as a charged particle, okay, moving in well-defined circular orbits about the nucleus. The wave character of electron is not considered in Bohr's model. Further, an orbit is clearly defined path, and this path can completely be defined by only if both the position and the velocity of the electrons are known exactly at the same time. कहना ये चाहते हैं कि भाई नील्स बोर ने न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन का पाथ फिक्स कर दिया था, ओके, जिसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। आपको याद होगा ना फॉर्मूला, आर एन इज इक्वल टू ए जीरो इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। तो हाइड्रोजन एटम की ऑर्बिट, उसकी रेडियस फिक्स कर ली, सर्कुलर पाथ फिक्स कर लिया। लेकिन आप जानते हो हाइजेनबर्ग ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जैसे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को न्यूटन मैकेनिक्स एप्लीकेबल नहीं है। सो वी कैन नॉट डिटरमाइन इट्स पोजीशन, ओके, एंड इट्स मोशन साइमल्टेनियसली एक्यूरेटली एट अ सिंगल टाइम। ओके, आप सेम टाइम पे पोजीशन और मोशन डिसाइड ही नहीं कर सकते, अनसर्टेनिटी होती है। तो आपने उस पाथ को फिक्स कैसे कर लिया?
आपने उसे ऑर्बिट कैसे बता दी? सो दिस प्रिंसिपल इज रॉन्ग। सो उन्होंने जो डिफाइन किया था वो सब का सब क्या हो जाएगा? रॉन्ग। इसलिए लिखा है फर्दर एन ऑर्बिट इज क्लियरली डिफाइंड path and this path can completely be defined only if both the position and velocity of electrons are known exactly at the same time, and this is not possible according to Heisenberg's uncertainty principle. हाइजनबर्ग ने प्रूव किया था कि हम फाइंड नहीं कर सकते, तो आप कैसे पाथ बना सकते हो? तो कंसेप्चुअली निल्स बोर्स एटॉमिक मॉडल रॉन्ग हो गया। ओके, Bohr's model of hydrogen atom therefore not only ignores dual behavior, ओके, मैटर का ड्यूअल बिहेवियर तो इग्नोर करता ही है, लेकिन हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी फॉलो करेगा नहीं। चलो मान लो कि सिर्फ पार्टिकल नेचर राइट है, फिर भी निल्स बोर्स एटॉमिक मॉडल रॉन्ग होता है, क्योंकि हम किसी भी डिफाइनाइट पाथ पे इलेक्ट्रॉन को सोच ही नहीं सकते, because if you want to determine position exactly, so motion will be lump sum and motion will accurate, so position will be lump sum, and that's why we cannot determine path of electron, that means orbit. Okay, now in the view of लिखा है in the view of this inherent weakness in Niels Bohr's model, there was no point in extending Bohr's model to other atoms. अगर ये हाइड्रोजन पर ही खरा नहीं उतरा, तो फिर अदर एटम्स को अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, इन फैक्ट एन इंसाइट इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाज नीडेड। अगर आपको एटम को डीप में समझना है, सो नीडेड विच कुड अकाउंट फॉर, तो आपको वेव नेचर, ओके, और पार्टिकल नेचर, मतलब दोनों नेचर को कंसीडर करके आगे बढ़े वैसा एक मॉडल चाहिए। इफ यू अप्लाई ओनली क्लासिकल मैकेनिक्स, मतलब न्यूटन मैकेनिक्स, तो नहीं तो हाइड्रोजन सॉल्व हो रहा है, नहीं तो अदर एटम सॉल्व हो रहे हैं, तो आपको एक ऐसे प्रिंसिपल की जरूरत है जो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर उसको लेके आगे बढ़े। ओके, और इस नेचर को लेके आगे बढ़ने वाला मैकेनिक्स है, उसे कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। क्या कहते हैं उसको? क्वांटम मैकेनिक्स। So this is the reason behind failure of Niels Bohr's atomic model. तो बच्चों पहले ये एक्सप्लेन करना है कि उन सभी ने जो प्रिंसिपल्स दिए थे वो पार्टिकल नेचर से डिपेंड थे, लेकिन ड्यूअल बिहेवियर प्रूव हो गया, मतलब वेव नेचर तो कंसीडर ही नहीं किया, तो ऑलरेडी मॉडल सब फेल हो गए। इतना ही नहीं, चलो मान लेते हैं सिर्फ पार्टिकल नेचर है इलेक्ट्रॉन को, तो फिर भी uncertainty principle of hydrogen cannot be explained by Niels Bohr's atomic model। तो हम एक ऐसे मॉडल की खोज है जिस मॉडल को कंसीडर करके हम ड्यूअल नेचर को साथ में लेके चल सके। ठीक है, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सप्लेन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ओके, क्लासिकल मैकेनिक्स based on Newton's law of motion successfully describe the motion of all macroscopic objects such as falling stone, orbiting planet, etc. Okay, न्यूटन मैकेनिक्स जिसको हम क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं, वो सिर्फ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं, जैसे फॉलिंग स्टोन एंड ऑर्बिटिंग प्लैनेट्स। ओके, which have essentially a particle-like behavior as shown in previous section. Okay, क्योंकि इतने हैवी पार्टिकल्स जो होते हैं, आपको बता दूं कि इतने हैवी पार्टिकल्स होंगे, जैसे प्लैनेट्स है या स्टोन है, उनका मास ज्यादा है, तो वेवलेंथ इग्नोरेबल होती है, तो इनको आप सिर्फ क्लासिकल मैकेनिक्स अप्लाई करोगे तो चलेगा। However, it fails when applied to microscopic objects like electron, atom, molecule, etc. Electron, atom,
मोलेक्यूल, ऐसे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का मास बहुत कम होता है, इग्नोरेबल, इसलिए उनकी वेव नेचर कंसिडरेबल होती है। ओके, मैंने बताया ना, लैम्बडा वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर इलेक्ट्रॉन एटम मोलिक्यूल्स लेते हैं, उनका मास इग्नोरेबल है तो वेवलेंथ कंसिडरेबल होगी। So it fails. Classical mechanics, it fails when applied to microscopic objects like electron, atom, molecules, etc. This is mainly because of the fact that classical mechanics ignores the concept of dual behavior of matter, especially for subatomic particles like electron, atom, proton, neutron, and the uncertainty principle. ओके, अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स को अप्लाई करें माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को, तो एक तो हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल कंसीडर नहीं होगा और ड्यूअल नेचर भी कंसीडर नहीं होगा, इसलिए न्यूटन मैकेनिक्स कैन नॉट बी अप्लाइड टू माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। सो व्हाट इज क्वांटम मैकेनिक्स? रिमेंबर, the branch of science that takes into account this dual behavior of matter is called quantum mechanics. Okay, the branch of science that takes into account the dual behavior of matter is known as quantum mechanics. मतलब जो ब्रांच केमिस्ट्री की या फिर साइंस की ड्यूअल बिहेवियर पर फोकस करके आगे बढ़ती है, उसे क्वांटम मैकेनिक्स कहा जाता है। इट इज नोन एज क्वांटम मैकेनिक्स। अंडरस्टूड? ओके, तो अब साथ में हम क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए, क्वांटम मैकेनिक्स इज अ थ्योरेटिकल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशंस ऑफ द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स that have both observable wave-like and particle-like nature. क्वांटम मैकेनिक्स एक ऐसा साइंस है या फिर ऐसा पार्ट ऑफ साइंस है जिसमें माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जिनकी पार्टिकल और वेव दोनों नेचर कंसीडर कर सके, उनकी मोशन का स्टडी करता है। इट स्टडीज अबाउट द मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल विच शोज both type of behavior, wave nature and particle nature. It specifies the laws of motion that this object obey. वो स्पेसिफाई करता है कि लॉज ऑफ मोशन ये पार्टिकल्स कैसे ओबे करते हैं। When quantum mechanics is applied to microscopic object, okay, for which wave-like properties are insignificant, the results are the same as those for classical mechanics. Okay, ये मस्त सेंटेंस समझाना चाहते हैं कि अगर क्वांटम मैकेनिक्स को ऐसे पार्टिकल को अप्लाई करेंगे जिनका वेव नेचर इग्नोरेबल है, तो क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स का रिजल्ट सेम देखने को मिलेगा। जैसे मैं बात कर रहा हूँ बच्चों, रनिंग पर्सन, अगर कोई दौड़ रहा है तो रनिंग पर्सन, ओके, फ्लाइंग एरोप्लेन, कोई स्टेशनरी नहीं होना चाहिए। फिर वॉकिंग एलिफेंट, सो वॉकिंग एलिफेंट, फ्लाइंग एरोप्लेन एंड रनिंग पर्सन, उल्टा नहीं हो जाए, रनिंग एरोप्लेन, फ्लाइंग एलिफेंट एंड वॉकिंग एरोप्लेन मत करना। तो ये सभी हैवी पार्टिकल्स है और लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाय एम वी लें तो उनका मास बहुत ज़्यादा है, तो उनकी वेवलेंथ बहुत कम होगी। अगर इनकी वेवलेंथ कंसीडर करें तो प्रैक्टिकली मिजरेबल ही नहीं है। तो कहा है ऐसे पार्टिकल जिनका वेव नेचर इग्नोरेबल है, ओके, वैसे हैवी पार्टिकल्स के लिए क्वांटम मैकेनिक्स और दूसरा है क्लासिकल मैकेनिक्स, दोनों का रिजल्ट सेम आता है। सेंटेंस समझ में आया? ओके, when quantum mechanics is applied to macroscopic objects for which wave-like properties are insignificant, निश्चित नहीं है, ignorable है,
तो वैसे मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए दोनों मैकेनिक्स में रिजल्ट सेम आता है। आप ये सब फिजिक्स में 12th में पढ़ोगे कि बहुत सारे ऐसे, जैसे मैं पेंडुलम की बात करूं, तो पेंडुलम है, उसका पीरियड, उसका फॉर्मूला है T इज इक्वल टू 2 पाई √L/g। तो न्यूटन मैकेनिक्स भी यही आंसर देगा और क्वांटम मैकेनिक्स भी यही आंसर देगा। तो पेंडुलम नहीं होता सिंपल पेंडुलम, जैसे वो लोलक कहते हैं गुजराती में, बराबर, वो घड़ी में होता है ना, अगर उसको हम अप्लाई करें दोनों मैकेनिक्स तो उसमें पीरियड का फॉर्मूला सेम आएगा। दिस इज ओनली फॉर नॉलेज, but remember, for macroscopic particle the result of quantum and classical mechanics are almost same. Okay, but it is only for macroscopic particle. Okay, तो फिर क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, देखें। Quantum mechanics was developed independently in 1926 by Werner Heisenberg and Erwin Schrödinger. Erwin Schrödinger और वर्नर हाइजेनबर्ग, उन्होंने इंडिपेंडेंटली 1926 में क्वांटम मैकेनिक्स को डेवलप किया था। ओके, कौन से दो साइंटिस्ट है? हाइजेनबर्ग एंड इरविन श्रोडिंजर। क्या नाम है उनका? इरविन श्रोडिंजर। ओके, here however we discuss the quantum mechanics which is based on ideas of wave motion। यहाँ पर हम सिर्फ वेव मोशन पर डिपेंडेंट क्वांटम मैकेनिक्स को डिस्कस करेंगे। ओके, most important, the fundamental equation of quantum mechanics was developed by Schrödinger and it won him Nobel Prize in Physics in 1933। Fundamental of quantum mechanics, फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स पहली बार श्रोडिंगर साइंटिस्ट ने डेवलप किया था और उनको 1933 में नोबेल प्राइज दिया गया था। दिस इक्वेशन विच इनकॉर्पोरेट वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी ऑफ मैटर एज प्रपोज्ड बाय डी ब्रोगली इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स। ये इक्वेशन जो ड्यूअल नेचर जो डी ब्रोगली ने बोला था उसको इनकॉर्पोरेट करता है। ओके, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, इट इज कॉम्प्लेक्स एंड नॉलेज ऑफ हायर मैथमेटिक्स इज नीडेड टू सॉल्व इट। एक्चुअली बताऊं वो इक्वेशन क्या था? वो इक्वेशन कुछ ऐसा था, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों। ओके, श्रोडिंगर उसने वेव इक्वेशन दिया था इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के लिए। हाइड्रोजन एटम, ओके, उसके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, उसके लिए श्रोडिंगर ने वेव इक्वेशन दिया था जिसके लिए मैथमेटिकल हायर नॉलेज चाहिए, इसलिए यहाँ पे दिया नहीं है। उसको ऐसे लिखते हैं d² psi बाय dx² प्लस d² psi बाय dy² प्लस d² psi बाय dz²। बच्चों इसको psi बोलते हैं, त्रिशूल मत लिखना, psi। तो फॉर्मूला ऐसा है d² psi बाय dx² प्लस d² psi बाय dy² प्लस d² psi बाय dz² प्लस 8 pi² m बाय h² e माइनस v इंटू psi इज इक्वल टू 0। इतना छोटा सा इक्वेशन है। इक्वेशन ऐसा है d² psi बाय dx², दिस इज डेविएशन, डिफरेंशिएशन d², डिफरेंशिएशन स्क्वायर psi बाय dx² प्लस d² psi बाय dy², ये डबल डिफरेंशिएशन है, d² psi बाय dz² प्लस 8 pi² m बाय h² e माइनस v इंटू psi इज इक्वल टू 0। तो ऐसा इक्वेशन साइंटिस्ट इरविन श्रोडिंगर ने दिया था। हायर मैथमेटिक्स इज नीडेड टू सॉल्व दिस इक्वेशन। जैसे आप नहीं लिखते हो कि भाई 3x² प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा कोई इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन होगा x इज इक्वल टू फलाना और x इज इक्वल टू ढेमका। तो ये जो इक्वेशन आप सॉल्व करते हो वैसा ही इक्वेशन ये है, यहाँ पे सॉल्यूशन आएगा psi। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है psi।
So you will learn its equation for different systems in higher cases. मैंने एमफिल तक किया है, लेकिन ये हायर केसेस तक मैं नहीं पहुंचा, बराबर। इट इज अ साइंटिफिक नॉलेज जहाँ पे हमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इसलिए इस थियरी को जनरली सब इग्नोर करते हैं, क्योंकि इसमें पूरा देंगे तो आप सेकंड चैप्टर जितना लंबा है, जितना डेटा है, ऑलरेडी आप इतने डेटा में फंस चुके हो। अब इससे आगे जाएंगे तो स्टूडेंट सेकंड चैप्टर के बाद ही सीधा कॉमर्स ले लेगा। थिंक पॉजिटिव, लेकिन हमें ऐसा नहीं हो, इसलिए शॉर्ट में आपको एक ही वर्ड में बोल दिया है क्या, you will learn its solution for different systems in higher cases. Understood? तो बच्चों एक बार इक्वेशन हम बोलेंगे, मैं बोल रहा हूँ वैसे याद रखो। डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई बाई डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई बाई डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0। फिर से एक बार 3-4 बार गा के याद रख लो, हो ही जाएगा। क्या होगा, डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई बाई डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई बाई डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0। ओके, अंडरस्टूड। अगर आपको इतना लंबा इक्वेशन नहीं लिखना है तो पहले 3 टर्म्स को शॉर्ट में लिखते हैं, कैपिटल डेल स्क्वायर साई, इसको ऐसे भी लिखते हैं, तो इक्वेशन आपका शॉर्ट में लिपट जाएगा, बराबर। तो पहली बार इरविन श्रोडिंगर साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम, उसकी एनर्जी का इक्वेशन दिया था। इसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं, जिसका सॉल्यूशन होता है साई, और उसके बारे में हम आगे सोचेंगे। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस इक्वेशन का और बुक में भी ऐड कर दीजिएगा। ओके, for a system such as an atom or a molecule whose energy does not change with time, the Schrodinger wave equation is written as h cut psi is equal to E psi। जो मैंने पूरा इक्वेशन दिया था, उस इक्वेशन को शॉर्ट में इन्होंने शो किया है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, जैसे मैथ्स में ऑपरेशंस होते हैं, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, डिवाइड, ओके, एफ ऑफ एक्स जैसे फंक्शंस होते हैं, वैसे एच जो है उसको बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर विच इज नोन एज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो वेव फंक्शन को साई कहते हैं। साई जो है ना, उसे जनरली कहा जाता है वेव का फंक्शन। ओके, तो वेव फंक्शन साई पर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर लगाओ, तो ये इक्वेशन आपको इलेक्ट्रॉन की एनर्जी देगा, जिसको बोलते हैं ई। तो शॉर्ट में लिखता है कि ऐसी सिस्टम, मतलब एटम और मोलेक्यूल, जिनकी एनर्जी टाइम के साथ चेंज नहीं होती हो, उसके लिए इरविन श्रोडिंगर साइंटिस्ट ने ये इक्वेशन दिया था, एच कट साई इज इक्वल टू ई साई। ओके, ये एच ऊपर कैप है, उसे बोलते हैं mathematical operator which is known as Hamiltonian operator. Schrodinger gave a recipe of constructing this operator from the expression of the total energy of system। बराबर, उन्होंने इस इक्वेशन में एनर्जी को ऑपरेशन से शो करने की मेथड दी थी। ओके, द total energy of system takes into account the kinetic energies of all the subatomic particles. Total energy of the system takes into account the kinetic energies of all the subatomic particles. Total energy अगर आप जानते हो तो पार्टिकल्स, उनकी काइनेटिक एनर्जी के बारे में भी आप समझ सकते हो। पता है ना, अगर आप टोटल एनर्जी ऑफ एटम के बारे में जानते हो तो आपको इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस दोनों की काइनेटिक एनर्जी के बारे में भी पता चल सकता है। ओके, attractive potential between electron and nuclei
इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में एट्रैक्टिव पोटेंशियल है, मतलब एट्रैक्शन है, उसके बारे में भी जान सकते हैं। एंड रिपल्सिव पोटेंशियल अमंग द इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियाई इंडिविजुअली, मतलब रिपल्सिव फोर्स इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का और न्यूक्लियस न्यूक्लियस का, वो सभी हम इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। और इस पूरे इक्वेशन का सॉल्यूशन है एनर्जी एंड वेव फंक्शन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, उसके दो सॉल्यूशंस हैं, क्या है? एनर्जी एंड वेव फंक्शन। सो दिस इज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। बच्चों एक चीज आप कंपलसरी याद रखना, मैं आपको बता दूं, इस टॉपिक को बिल्कुल भी रट्टा मत मारो। जनरली ये टॉपिक एनसीईआरटी के एग्जाम्स में या स्कूल में भी नहीं पूछा जाता, लेकिन नॉलेज है, बड़े डीप में नहीं दिया है, लेकिन नॉलेज है, इस मेथड से आपको आगे बढ़ना है। सो डोंट रट्टीफाई लाइन टू लाइन, हर एक चीज को आराम से समझो, बराबर। एक बार मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, उसमें पहले लिखना है कि क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो सिर्फ मैक्रो को अप्लाई कर सकते हैं, माइक्रो को नहीं। ओके, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स है वो ड्यूअल बिहेवियर एक्सेप्ट नहीं करता, वो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल एक्सप्लेन नहीं करता। इसलिए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए एक नए मैकेनिक्स की जरूरत थी, जिसे क्वांटम मैकेनिक्स कहा जाता है। ओके, फिर लिखा है क्वांटम मैकेनिक्स एक ऐसा स्टडी है जिसमें माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के दोनों नेचर को कंसीडर किया जाता है। ओके, लेकिन अगर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल को क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई करोगे तो क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स दोनों के रिजल्ट सेम आएंगे। ठीक है, फिर इरविन श्रोडिंगर और हाइजेनबर्ग ने डेवलप किया। इरविन श्रोडिंगर को नोबेल प्राइज मिला। उन्होंने जो इक्वेशन दिया था, उस इक्वेशन का फॉर्मूला मैंने लिखाया, शॉर्ट में उसको लिखते हैं एच कट साई इज इक्वल टू ई साई। ओके, इतना ध्यान से आप बॉक्स करके लिख दो। फाइनली आपको लिखना है कि अगर आपको एनर्जी पता चलती है एटम और मोलिक्यूल की, तो आपको तीन चीजें पता चल सकती है। पहली, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। दूसरा, ऑपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन पोटेंशियल। तीसरा, सेम चार्ज के बीच में रिपल्शन पोटेंशियल। ये सभी आपको टोटल एनर्जी से मिलता है। अंडरस्टूड? सो दिस इज कॉल्ड वेव मैकेनिक्स। इसे वेव मैकेनिक्स कहते हैं। Our next question is hydrogen atom and the Schrodinger equation. Okay, hydrogen atom and the Schrodinger equation. तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको बता दूं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हाइड्रोजन को अप्लाई करते हैं तो क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव यू इक्वेशन अगेन। अगर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हाइड्रोजन को अप्लाई करें तो क्या होगा, तो इक्वेशन एक बार फिर से लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। ओके, व्हाट इज द इक्वेशन? आप जानते हो, मैंने अभी अभी बताया, डी स्क्वायर साई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई बाय डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई बाय डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाय एच स्क्वायर E माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0। तो इसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। अगर ये हाइड्रोजन एटम को अप्लाई किया जाए, हाइड्रोजन एटम को, तो उसके दो सॉल्यूशंस आएंगे। एक ई आएगा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वेव फंक्शन साई, दिस बोथ आर द सॉल्यूशन ऑफ इट। यहाँ पे टर्म्स आपको समझा दूं, साई इज वेव फंक्शन, डी इज डबल डिफरेंशिएशन, E is energy of electron, V is not energy, V is not velocity, V को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों आप समझ लो, E टोटल एनर्जी है, V पोटेंशियल एनर्जी है। सब्सट्रैक्शन करोगे तो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। तो ये बच्चों इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके,
तो यही इक्वेशन हमें हाइड्रोजन को अप्लाई करना है। ओके, तो चलो टेक्सचुअल थियरीज देख लेते हैं। When Schrodinger equation is solved for hydrogen atom, the solution gives the possible energy levels of the electron can occupy. Electron जो possible orbits या energy levels को occupy करता है वो हमें मिलेगा, and the corresponding wave function or functions psi of the electron associated with each energy level. बच्चों, अगर हाइड्रोजन एटम को मैं ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अप्लाई करूं तो मुझे पॉसिबल एनर्जी लेवल्स मिलेंगे, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड, थर्ड ऑर्बिट। इतना ही नहीं, ये ऑर्बिट नहीं, ऑर्बिटल भी कहते हैं उसको। इतना ही नहीं, इन सभी एनर्जी लेवल के साथ एसोसिएटेड वेव फंक्शन साई मिलेगा। ओके, तो मुझे यहाँ पे पॉसिबल एनर्जी लेवल्स मिलेंगे, उसके साथ एसोसिएटेड वेव फंक्शन साई भी मिलता है। ओके, दिस क्वांटाइज द एनर्जी स्टेट्स एंड करस्पॉन्डिंग wave functions which are characterized by a set of 3 quantum numbers। तो ये क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल है और वेव फंक्शन, उनको 3 क्वांटम नंबर से आप कैरेक्टराइज्ड कर सकते हो, n, l एंड ml। ओके, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा, उसकी एनर्जी किस लेवल की होगी, वो सभी कैरेक्टराइज कर सकते हैं n, l एंड ml। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। आपको बता दूं, एक एग्जांपल देता हूं। चलो, मैं बात कर रहा हूं 2x + y - z = 0। ओके, ऐसे इक्वेशन का सॉल्यूशन बच्चों आएगा x, y, z। ओके, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स उसके आंसर आएंगे। वैसे न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन कौन सी जगह पे है, मतलब कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पर y और z के रिस्पेक्टिवली कहाँ पे है, उसे शो करने के लिए ये तीनों क्वांटम नंबर यूज किए जाते हैं। पार्टिकल को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से पोजीशन एक्सप्लेन कर सकते हैं ना, वैसे यहाँ पे n, l, ml यूज किया जाता है। जैसे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें x, y, z के हिसाब से मिलेगा, वैसे श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाले तो हमें 3 क्वांटम नंबर्स मिले, n, l और ml। तो फिर से देख लो, व्हेन श्रोडिंगर इक्वेशन is solved for hydrogen atom, the solution gives the possible energy levels and as well as possible wave function or functions psi of the electron associated with each energy level. This quantize the energy state and the corresponding wave functions can be characterized by 3 quantum numbers, just like principal quantum number, azimuthal quantum number and magnetic quantum number, arise as a natural consequence in the solution of the Schrodinger wave equation। ओके, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में से ये निकलते हैं। When electron in any energy state, the wave function corresponding to that energy state contains all information about the electron। Okay, the wave function psi contains all information about the electron। इलेक्ट्रॉन कोई भी एनर्जी स्टेट में हो तो हमें वेव फंक्शन psi उसकी सारी इंफॉर्मेशन देता है। अब हमें psi के बारे में एक्सप्लेन किया है। The wave function is a mathematical function whose value depends upon the coordinates of the electron in atom। Okay, इलेक्ट्रॉन जो एटम के अंदर है उसके कोऑर्डिनेट्स पर वेव फंक्शन psi की वैल्यू डिपेंड होती है। इट डज नॉट कैरी एनी फिजिकल मीनिंग, उसका कोई अपना फिजिकल मीनिंग नहीं है। ओके, such wave functions of hydrogen or hydrogen like species with one electron are called atomic orbital।
ऐसे वेव फंक्शंस को एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। मैं आपको सिंपल एग्जांपल से समझाऊंगा। एक वेव फंक्शन मुझे याद है, मैं ऐसा ही लिख रहा हूं। अगर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हाइड्रोजन एटम को मैं अप्लाई करूं तो उसका सॉल्यूशन ऐसा है, साई n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट पाई इंटू a0 इंटू ई रेस टू माइनस r बाय a0। बच्चों, ये हाइड्रोजन एटम का श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्यूशन है। डीप में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको इतना बता दूं कि ये सॉल्यूशन हमें शो करता है 1s ऑर्बिट। क्या शो करता है? 1s ऑर्बिटल, क्योंकि हम पहले से ही क्वांटम नंबर पढ़े हुए हैं। n इज इक्वल टू 1 मतलब पहली ऑर्बिट, और l इज इक्वल टू 0 मतलब s ऑर्बिटल। तो ये सॉल्यूशन हमें कौन सी ऑर्बिटल दिखाता है? 1s। मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल में है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल में है। ओके। पूरा सॉल्यूशन ऐसा है कि साई n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 5 इंटू a0 रेस टू माइनस 3/2 इंटू ई रेस टू माइनस r बाय a0। अब ये जो सॉल्यूशन आया वो इंडिकेट करता है एक प्रोबेबल एरिया, उसे 1s ऑर्बिटल कहा जाता है। तो समझिए, द वेव फंक्शन इज अ मैथमेटिकल फंक्शन whose वैल्यू डिपेंड अपॉन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के कोऑर्डिनेट्स पहली ऑर्बिट और स्फेरिकल शेप। फिर लिखा है इट हैज नो एनी फिजिकल मीनिंग, उसका खुद का कोई मीनिंग नहीं है। बट सच वेव फंक्शंस ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज विच हैव वन इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड ऑर्बिटल। क्या कहते हैं उसको? एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है। तो बच्चों, इतना डीप में आपको दिया नहीं है, मैंने इक्वेशन लिखा। वैसे बहुत सारे इक्वेशंस होते हैं और उस पर से कंक्लूजन लाए हैं। तो याद रखो, एटॉमिक ऑर्बिटल्स किसे कहेंगे? द वेव फंक्शन इज अ मैथमेटिकल फंक्शन whose वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के कोऑर्डिनेट्स पर डिपेंड है। ओके। इट डज नॉट कैरी एनी फिजिकल मीनिंग। Such wave functions of hydrogen or hydrogen-like species which has one electron are called atomic orbital. उनको atomic orbital कहते हैं। तो चलो, साई का तो कोई मीनिंग है ही नहीं, वो एक मैथमेटिकल फंक्शन है। ओके। Such wave functions pertaining to one electron species are called one electron system. Okay. Such wave functions pertaining to one electron species are called one electron system. ये जिसको अप्लाई करते हैं जिसमें वन इलेक्ट्रॉन है, तो वैसे साई को कहते हैं वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब बड़ी बात है बच्चों, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट विद इन एटम इज प्रोपोर्शनल टू द साई स्क्वायर एट दैट पॉइंट। बच्चों, सपोज ये न्यूक्लियस है और ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ऐसा मान लीजिए। फर्स्ट ऑर्बिट के आसपास इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड करनी हो, मैंने पहले ही बोला कि इलेक्ट्रॉन पहले पार्टिकल नेचर है ऐसा सोचते थे, तो सभी साइंटिस्ट ऑर्बिट वर्ड यूज करते थे, ऑर्बिट। ओके। लेकिन जैसे ही ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर आया तो ऑर्बिट कैंसिल हो गई, क्योंकि ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर में पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर को भी कंसीडर किया जाता है। अब वेव की तो थोड़ी ना फिक्स पोजीशन होगी, और इसीलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में ही है, लेकिन हमें ऐसा सोचना है कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट के आसपास कहीं पे भी होना चाहिए। तो वो वर्ड रिप्लेस हो गया ऑर्बिटल से। ओके। तो ऑर्बिटल का मतलब है नॉट फिक्स पोजीशन, इट इज प्रोबेबल एरिया अराउंड द न्यूक्लियस। तो बच्चों, इसलिए लिखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट within
an atom is proportional to the size square. Okay, probability is directly proportional to psi square. Okay, the quantum mechanical results of hydrogen atom successfully predict all aspects of the hydrogen atom spectrum, including some phenomena that could not be explained by Bohr model. क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का जो रिजल्ट था उसने सभी हाइड्रोजन एटम के क्वेश्चंस सॉल्व कर दिए, जैसे स्पेक्ट्रम में डबलेट क्यों देखने को मिलती है, स्पेक्ट्रम में ट्रिपलेट क्यों देखने को मिलती है, बराबर, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डी ब्रोगली प्रिंसिपल, इन सभी एस्पेक्ट को क्वांटम मैकेनिकल मॉडल इजीली सॉल्व कर सका। इतना ही नहीं, नील्स बोर मॉडल उसकी भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, मतलब ड्रॉबैक्स थे, वो भी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल सॉल्व कर सकता है। लिखा है द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल रिजल्ट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम सक्सेसफुली प्रिडिक्ट all aspects of hydrogen atom spectrum, including some phenomena that could not be explained by Niels Bohr's atomic model. जैसे आपको बताया था स्टार्क इफेक्ट, याद है ना, जीमैन इफेक्ट, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्प्लिटिंग क्यों होता है मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो भी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, वेरी नाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट में ये लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन टू मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम प्रेजेंट्स अ डिफिकल्टी। अगर मैं हाइड्रोजन के अलावा किसी को भी क्वांटम मैकेनिकल थियरी अप्लाई करूं, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, तो वो डिफिकल्ट रिजल्ट देती है। क्यों? द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कैन नॉट बी सॉल्व एग्जैक्टली फॉर अ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। अरे भैया, हाइड्रोजन का ही सॉल्यूशन लाते लाते दम निकल गया, तो बाकी सारे एटम्स के लिए कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम मैथमेटिकली उसे सॉल्व नहीं कर सके। दिस डिफिकल्टी कैन बी ओवरकम बाय यूजिंग अप्रोक्सीमेट मेथड। हम लमसम मेथड से उसे सॉल्व कर सकते हैं। सच कैलकुलेशन विद द एड ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स, अगर हम लेटेस्ट मॉडर्न कंप्यूटर्स का मैथमेटिकल यूज करें तो वो ऑर्बिटल्स शो करता है एटम की, और हाइड्रोजन के अलावा बाकी सब एलिमेंट्स जो है उसकी भी ऑर्बिटल हम फाइंड कर सकते हैं। अगर हम किसी साइंटिस्ट को दे दें कि चलो हाइड्रोजन के अलावा नियॉन को श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लगाना है, तो बच्चों उसमें एक नहीं 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो कितने सारे क्वांटम जंप्स होंगे, कितनी सारी एटॉमिक स्पेक्ट्रा होगी। ओके, तो इतनी सारी एटॉमिक स्पेक्ट्रा को हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते। इतना ही नहीं, वेव फंक्शन के सॉल्यूशन भी नहीं ला पाते, लेकिन मॉडर्न कंप्यूटर से कैलकुलेशन करके हम वेव फंक्शन साई या ऑर्बिटल्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन एक बात आपको बता दूं, हाइड्रोजन की ऑर्बिटल आपको सिंपलेस्ट मिलेगी, लेकिन मोर देन हाइड्रोजन आप लिथियम से लेके कोई भी एटम के लिए अगर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लाओगे तो उसकी ऑर्बिटल्स कॉम्प्लेक्स देखने को मिलती है, उसकी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स देखने को मिलती है। हाइड्रोजन के अलावा किसी भी एलिमेंट की अगर आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन लाओगे तो बच्चों ऑर्बिटल्स मिल जाती है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स होती है, क्रिटिकल होती है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन में तो न्यूक्लियस एक ही था और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन था, तो इफेक्ट ऑफ अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स लिमिट में होता है। लेकिन अगर कोई बड़ा इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग एलिमेंट ले, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले एलिमेंट्स ले, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, तो उसमें एक तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स बढ़ जाते हैं, बाहर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स का भी रिपल्सन है, एक दूसरे का अट्रैक्शन है, तो ये सब फोर्सेस का कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बराबर। और इसलिए आपको शॉर्ट में सब कुछ दिया इस थियरी में लिखा है यहाँ पे
The aid of modern computers show that orbitals in atoms other than hydrogen do not differ in any radical way from the hydrogen orbital discussed above. The principal difference lies in the consequence of increased nuclear charge. मतलब हाइड्रोजन के अलावा सभी एटम्स में अंदर प्रोटॉन्स बढ़ते जाएंगे, जिसकी वजह से उस ऑर्बिटल्स में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है. Because of this all orbits are somewhat contracted. वो बाकी की ऑर्बिट्स थोड़ी श्रिंक हुई होती है, कॉन्ट्रैक्ट हुई होती है. सीधी बात बताऊं, जैसे हाइड्रोजन है तो उसकी ऑर्बिट या ऑर्बिटल इस डिस्टेंस पे है, जिसको हम फर्स्ट ऑर्बिट बोलते हैं और 1s ऑर्बिटल कहते हैं. लेकिन अगर मैं नियोन लूं तो उसकी ऑर्बिट और ऑर्बिटल थोड़ी नजदीक होगी. क्यों 1s ऑर्बिटल नजदीक होगी? क्यों? क्योंकि बच्चों नियोन में 10 प्रोटॉन्स हैं, हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन है, तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, तो ऑर्बिट्स श्रिंक हो जाएगी, जिसको लिखा है कॉन्ट्रैक्टेड. ओके. Unlike orbitals of hydrogen or hydrogen-like species, whose energies depend only on the quantum number n. बच्चों हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसे 1 इलेक्ट्रॉन की स्पीसीज, उसकी एनर्जी सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n पर डिपेंड होती है. लेकिन अगर मोर देन 1 एटॉमिक नंबर वाले जितने भी एटम्स हैं, उनके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी n के साथ साथ l पर भी डिपेंड होती है. द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज लाइक हीलियम आयन, लिथियम आयन, ओके, उनकी एनर्जी सिर्फ n पर डिपेंड है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है और फर्स्ट ऑर्बिट में ही है. लेकिन अगर एक से ज्यादा एटॉमिक नंबर वाले एटम्स हो तो उनकी एनर्जी दोनों क्वांटम नंबर पर डिपेंड होती है, n एंड l. ओके, सो दिस इज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम. तो बच्चों बहुत सिंपल सी थियरी है, ऐसा तो मैं कहूंगा ही, लेकिन आप ध्यान में रखो जनरली एनसीईआरटी में ये थियरी टुकड़े कर करके पूछी जाती है, जो मैंने आपको पैम्पलेट में दिया हुआ है, तो अच्छी तरह से वो तैयार करें. अगर कोई भी डाउट हो तो डोंट वरी अबाउट दिस. पूरे टेक्स्ट बुक में ये एक ही थियरी ऐसी है जिसको सिर्फ समझना है, अगर याद रहे उतना रखना है. ओके, सो दिस इज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल and it is applied to hydrogen atom. I am also sending some numericals also today. Okay, we will solve that numericals today. आपको ये न्यूमेरिकल्स आज मैं भेज रहा हूँ, वो आज ही सॉल्व करने हैं, और कल मतलब ट्यूसडे आपको मैं लाइव लेक्चर फॉर न्यूमेरिकल्स लेने वाला हूँ. तो आपको मेंटली तैयार रहना है फॉर लाइव लेक्चर्स. कैलसी साथ में रखना है, टेक्स्ट बुक, और पॉसिबल हो तो रेफरेंस बुक भी साथ में रखिए. ओके, आई विल गिव टाइम टेबल फॉर दैट इन अ मैसेज. ओके गाइस, सो टुडे वी विल स्टॉप हियर. आगे बढ़ेंगे शेप्स ऑफ ऑर्बिटल में.